ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਬੜੌਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ, ਹਰਿਆਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ किसान दा दुखांत ते सार्थक हल दा वर्णन। हम फगवाड़ा गए, जिस तरीके से हम यहाँ पहले खेती करते हैं उसमें और फगवाड़ा जाने के बाद जो खेती की विधि हमने देखी उसमें काफ़ी अंतर आया। सबसे पहले तो उनके तरीके में खेती करने का खर्चा बहुत कम है। जैसा कि बीज कॉटन जब हम बोते हैं लगभग 1 एकड़ में हम 2000 रुपये का बीज डालते हैं, लेकिन फगवाड़ा जाने के बाद जो विधि हमने वहाँ देखी और उस विधि से हमने जहाँ कॉटन लगाई तो हमारी 1 एकड़ के अंदर 100 रुपये का बीज उनकी विधि के द्वारा आया, जो 2000 रुपये के मुकाबले में 100 रुपये का खर्च आया। और उसके बाद जो कॉटन में बीमारियों का स्प्रे, खाद, फर्टिलाइज़र हमने वहाँ ये सीखा और देखा कि वहाँ पर डीएपी और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पर हमारे खेत में किसी प्रकार का कोई डीएपी यूरिया नहीं डाला, जिससे हमारा खाद का खर्चा भी काफ़ी बच गया, कम हो गया। और जहाँ बड़े अंधाधुंध हम हरियाणा में सफ़ेद मक्खी के डर से, दूसरी बीमारियों के डर से काफ़ी पेस्टिसाइड्स करते हैं, जिसका बड़ा भारी खेती भर खर्च आता है, हमने हमारी विधि से बोई हुई कपास के अंदर किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया। और उसके मुकाबले में जिसमें पेस्टिसाइड किया और जिसमें हमने वहाँ की विधि से बोया उसमें पेस्टिसाइड का नहीं किया, उसमें हमारी उनकी द्वारा बताई हुई विधि की फसल में ज़्यादा यील्ड आई, निस्बत के हम जिस प्रकार से पहले खेती करते हैं उसकी निस्बत। दूसरा ये खर्च कम आया, कल्टीवेशन का बहुत कम खर्च आया। और जो वेस्ट होता है फसलों में, वेस्ट जैसे खरपतवार है और है, उसमें जिस विधि से हमने ये कॉटन लगाई उसमें बहुत कम लेबर हमारी लगी, बजाय उसके कि जो हम पहले लगाते थे उसके अंदर ज़्यादा लेबर लगी। पानी विशेष तौर से हमारा इसमें बहुत कम लगा उनकी निस्बत। पहले तो हम पानी जैसे 6 एकड़ हमने ये कॉटन लगाई है उसके अंदर और इसके अंदर में आधा पानी का फ़र्क पड़ा। और हालांकि हम थोड़े से हरियाणा के किसानों की मानसिकता है कि हम ज़्यादा पानी में विश्वास रखते हैं, वो मानसिकता भी हमारी साथ में ही थी, अन्यथा और भी कम पानी लगाया इसमें जा सकता था, जिसके अंदर हमें और फ़ायदा हो सकता था, पानी को और ज़्यादा भी बचाया जा सकता था। और तीसरा कि इस विधि के द्वारा जो हमने कॉटन लगाई, कॉटन के अंदर दूसरी फसलें मल्टी और भी इसमें खेती की जा सकती है, जैसे हम कर रहे हैं। हमने इसमें अब जो है गन्ना लगाया है 10 अगस्त को और आज लगभग 2 महीने का ये हो गया है। और आप देख सकते हो, कोई भी आदमी देख सकता है और कई लोग देखने के लिए भी आए हैं। इसमें 7 से लेकर 10-10 टिलरिंग अभी 2 महीने के शुगर केन में अभी हैं। और ख़ास तौर से शुगर केन की बात आई, हम हरियाणा में जिस पैटर्न पर शुगर केन की खेती करते हैं तो 35 क्विंटल गन्ना 1 एकड़ में बतौर बीज लगाते हैं, और हमने इस विधि से लगाया मात्र 1 क्विंटल, यानी 34 क्विंटल गन्ना तो हमने शुरू में ही बचा दिया। उसके बाद जो वो गन्ना दूसरा हम जिस तरीके से पहले बोते हैं उसको बांधना पड़ता है 2-3 बार, उस पर 5-6 हज़ार रुपये खर्च लगता है। इस विधि से लगाए हुए गन्ने को बांधना नहीं पड़ता। इसके ऊपर बोने से लेकर
फसल पकने और शुगर मिल में डालने तक का खर्चा मात्र 1 क्विंटल बीज ही है, और इसमें और कोई लंबा चौड़ा कोई कल्टीवेशन का या किसी खाद का, किसी फर्टिलाइज़र का, या किसी बांधने का, या किसी पेस्टिसाइड का, या कोई और लेबर का खर्चा नहीं है। और जैसा कि मैं फगवाड़ा एक विजिट नहीं किया, मैंने फगवाड़ा में इस गन्ने के लिए 4-5 विजिटें की। मैंने पहली विजिट सॉइंग के टाइम पे की, फिर 3 महीने के बाद की, फिर 6 महीने के बाद की। मैंने फिर इस गन्ने को पूरा, जब ये पूरा अपनी स्टेज पर, पकने की स्टेज पर आया, तो मैंने इसके अंदर 60 से लेकर 80 टिलरिंग तक मैंने वहाँ फगवाड़ा में देखी, जिससे मेरा हौसला हुआ और मेरे को ये यकीन हो गया कि मैंने जिस विधि से ये स्टार्ट किया है तो मैं भी इसका पूरा लाभ उठाऊँगा। और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है, हम इसको कर रहे हैं, और आगे मैं इसी विधि को इसी तरीके से और ज़्यादा मैं और खेती करूंगा। जैसे मैंने 40 एकड़ मेरे पास यहाँ खेत है, तो अभी मैंने 6 में ट्राई किया है। अभी अगली जो अभी फसल आएगी, जैसे मैं गेहूँ बोऊँगा, मक्का बोऊँगा या सब्जियाँ बोऊँगा, सारी मैं उसी विधि से, जो कुदरती खेती, संपूर्ण रोज़गार की बात मैंने फगवाड़ा देखी और सीखी। ये देश के किसानों की आर्थिक दृष्टि को देखते हुए एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और किसानों को इस विचारधारा से कि वो किसानी छोड़ने के लिए जो उनका अभी मन बना हुआ है, खेती लगातार घाटे का सौदा हो रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और दूसरे तीसरे किसान जो है सड़कों पर आया हुआ है, उन सभी का एक ही हल है इन सभी बातों का किसानी के लिए, कि ये विधि जो संपूर्ण खेती और ये पूर्ण रोज़गार वाली जो प्लेटफार्म है, उसके बताए हुए रास्ते पर अगर किसान खेती करेगा तो मैं नहीं समझता खेती घाटे का सौदा रहेगा। और अभी हमने इसमें ईख में चने लगाने हैं, अभी हमने ईख में मटर, गोभी, टमाटर और उड़द, इनमें सभी में 6 एकड़ में हम ये लगाएंगे। और इसके अंदर मैं नहीं समझता कि हम किसी प्रकार से घाटे में रहेंगे। इसका सारा जो एस्टिमेट है, सबसे कम खर्चे की ये 6 एकड़ की ज़मीन है। दूसरे सारे जो हमने फसल लगा रखी है उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा हुआ है। इसमें कम खर्चा है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। और इसके बाद खाद तो हमने DAP यूरिया डाला ही नहीं, जबकि हम कितनी किल्लत है हरियाणा में, तो पुलिस स्टेशनों में जो लोग हैं थानों से खाद लेकर के आए हैं, इतनी बुरी किल्लत यहाँ खाद की थी। इतना अंधाधुंध किसान यहाँ फर्टिलाइज़र के पीछे पड़ा हुआ है, केमिकलों के पीछे पड़ा हुआ है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और इसी पैटर्न पर खेती करनी चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है किसी के पास खाद लेके जाने की, किसी पेस्टिसाइड के लिए जाने की। डीजल की बात कर रहे हो आप, डीजल, अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल 1 एकड़ में मैं समझता हूँ, अगर शुरू से लेकर आखिर 1 साल का डीजल का कैलकुलेशन करें, इस विधि का और उस विधि का, तो 4 गुना डीजल पुरानी विधि से ज़्यादा लगता है और नई विधि से कम लगता है। डीजल की बात मैं करता हूँ। और फर्टिलाइज़र तो सारा ही बचता है। और जहाँ खेत, तो सबसे ज़रूरी आज की बात है कि हमने अंधाधुंध फर्टिलाइज़र और पेस्ट डाल करके हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। हमारी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नाम की चीज़ बची ही नहीं, ड्यू टू दैट के हम अंधाधुंध फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। इस विधि से वो समस्या समाधान होती है, जो हमारी भूमि जिसको हम कहते हैं, जो हमारी माँ है, उसको भी बचाया जाएगा, उसकी उपजाऊ शक्ति को बचाया जाएगा। और उसके दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? प्रदूषण। अगर आज हम ये कॉटन के खेत आप साइड में देख रहे हो, अगर यहाँ पेस्टिसाइड करते हुए आप यहाँ से गुजर भी जाओ तो आप गुजर नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त पॉल्यूशन, हवा में बदबू हो जाती है। हमने किसी प्रकार का हमारे खेत के अंदर पॉल्यूशन नहीं किया और कोई कमी नहीं आई, बल्कि अच्छा हुआ, यील्ड ज़्यादा निकली, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कोई उपजाऊ शक्ति में बात नहीं। रोज़ आप पढ़ते होगे किसान फला जगह पर पेस्टिसाइड करते हुए बेसुध हो गया और मर गया, कैजुअल्टी भी हो जाती है। ये क्यों? अंधाधुंध पेस्टिसाइड से, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। हम मित्र कीटों को मार रहे हैं।
वो हम कहने की बात नहीं है। एक आदमी कहता है, किताबों में पढ़ता है, सुनी सुनाई बात कहता है। मैं सुनी सुनाई और किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं कह रहा। मैं खुद किसान हूँ और मेरे सामने ये कॉटन है, ये एग्जाम्पल है, इसमें ये गन्ना है, इसमें एक कॉटन है। मैंने इसमें कोई वो नहीं किया। मैंने मिट्टी टेस्ट कराई इस बात के लिए कि कोई भी आदमी यह कह दे कि भाई मैं हो सकता है ये देख करके बता करके भी झूठ बोल रहा हूँ। मैंने एग्रीकल्चर में ज़मीन मिट्टी टेस्ट कराई अपनी कि देखो मेरी ज़मीन में कोई पेस्टिसाइड या किसी प्रकार का कोई कमी है, तो रिपोर्ट है मेरे पास कि मेरी ज़मीन को उन्होंने ठीक बताया कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ज़मीन में। और कोई भाई आज भी टेस्ट कर सकता है। मैंने तो गोबर का खाद डाला गौशाला से लेकर के। इकोनॉमिक्स की तो जहाँ तक बात है, खेती की इकोनॉमिक्स तो सबसे पहले तो खर्चे पर पड़ती है कि किसान उसके ऊपर खर्चा कितना करता है। इस विधि से कोई खर्चा ही नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक्स जब यील्ड ज़्यादा निकलेगी, कम खर्चा होगा, तो इकोनॉमिक्स अपने आप आउटपुट बढ़िया निकलेगी, वाइबल होगा। अगर किसान कम खर्च करके ज़्यादा यील्ड निकालेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी, बजाय पहले के। पहले वाले तो आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं है ही नहीं किसी के पास कुछ भी। किसान सारा कर्जे में डूबा हुआ है ड्यू टू दैट कि वो पेस्टिसाइड ले रहा है, खाद ले रहा है, लाइन में खड़ा है। क्यों खड़ा है? 10 कट्टे यूरिया के थे। सुबह से हमारे तो यहाँ औरतें भी खड़ी रही थानों में, खाद नहीं मिल रहा जी। 10-10 कट्टे यूरिया के लेने के लिए सुबह शाम तक कतारों में खड़े हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है किसान को, सब कुछ इसी के अंदर है। सिर्फ एक सोच बदलने की ज़रूरत है, एक तरीका बदलने की ज़रूरत है, एक बात को समझने की ज़रूरत है। पानी बहुत बचता है इससे, ये प्रैक्टिकल है। आप देख लो, आज कॉटन के दूसरे खेतों में आप एक फोकस लगा के देख लो, वो साइड में कपास खड़ी है, ऐसे खड़ी है जैसे इसमें आग लगा दी गई है। आप इस तरफ देखो, ये कॉटन मेरी है, इसका रंग देखो आप। कॉटन का रंग किसे कहते हैं? वो ये रंग है, इसको कहते हैं कॉटन का रंग। ये जो आप रंग देख रहे हो फसल का, ये कॉटन का रंग है। और ये रंग इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई। इसमें हमने अपने उस फिलॉसफी को समझा जो हम वहाँ फगवाड़ा में देख के आए। उस फिलॉसफी को समझ करके उसके ऊपर हमने अमल किया। हालांकि वो अगर पूरा 100 का 100% हम अमल करेंगे तो मुझे ये यकीन है कि हम भारी प्रॉफिट में खेती को ले आएंगे, भारी प्रॉफिट में। इस किसान की सुध कोई आज नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जितनी बेबस आज किसान जमात है, दूसरा कोई वर्ग नहीं है। इतनी लाचारी आज किसान अपनी आंखों में वो दिखा रहा है, उसकी बेबसी आज तक हमने कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि पहला नंबर तो हमारे से भगवान ही नाराज हो रहा है कि बारिश ही नहीं हो रही। दूसरा नंबर, हम ये भूल गए हैं कि हम कुदरत को बिल्कुल छोड़ गए हैं। और आपको मैं कुदरत के ऊपर एक बात, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सफ़ेद सफ़ेद से लग रही, क्या है ये? पॉली हाउस लगा लें। पॉली हाउस का ड्रामा दिखा दिया। पॉली हाउस में इतना जहर डाला जाता है बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, और फिर भी रुकता ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी वेस्टेज है देश के लिए। इसकी ज़रूरत नहीं है किसान को। किसान को ज़रूरत है कम खर्चे पर ज़्यादा पैदावार खेती की, टेक्निक अपनाने की, जहर से बचने की, केमिकल फर्टिलाइज़र से बचने की, अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बचाने की, और अच्छी विधि से खेती करने की आज उसको आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सीख के आया और मैंने स्टार्ट की, और भी किसान भाई इसी फिलॉसफी को समझें। इसके लिए मैं किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि छोड़ दो, किसी के ऊपर रहम करवाने की हमें ज़रूरत नहीं। सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। और समझने के लिए सही आदमियों के पास, सही लोगों के पास, सही डॉक्टरों के पास, सही मित्रों के पास वो जाएं, तो उनको ये चीज़ देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और करने के लिए भी मिलेगी। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਕਿੰਨੀ ਤਸੱਲੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सुभाष नाम है जी मेरा, गांव बड़ौदा, ज़िला जींद। ये खेती के फसल के बारे में पूछते होगे आप। फसल बहुत बढ़िया है हमारी, जैसे नई वैरायटी है बढ़िया है। ईंख लगा है और नरमा बोई है इसके ईंख के साथ। नरमा भी बढ़िया है हमारी। नरमा में इसको जो टिंडा लगी रहा है अभी, पहले पेडे के टिंडे लगे करते 50 या 60 70, अब पेडे एक पेडे के टिंडे लग रहे हैं 366 टिंडे हैं एक पेडे के, जिसमें 75 टिंडे तो पैट लिए हैं, बढ़िया कपास निकाली है उससे। खेती के बारे में तो बहुत बढ़िया हमने जानकारी इसी से लेना चाहा थे। हमारा भाई है बड़ा जो पूरी जानकारी है इसके बारे में। ईंख लगाया है जैसे उसका में नरमा बोई है, बहुत बढ़िया फसल है और बहुत बढ़िया पैदावार ये होगी आगे। उसके साथ में कुछ भी गोभी भी बो सकते हैं, उसमें प्याज भी लगा सकते हैं, टमाटर भी, जिसमें मतलब टमाटर भी फसल हो सकती है, गोभी भी होगी, मूली भी हो जाएगी, गाजर भी हो जाएगी, कुछ बोलो आलू हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा मतलब ये जानकारी थी बहुत बढ़िया। हमने तो बहुत फायदा हो रहा है इससे बहुत फुल फायदा हो रहा है हमारे जमा फुल। हमारे इतनी खुशी है, इतना बढ़िया ईंख लग रहा है उसका में नरमा है। अभी नरमा कटेगी तो 2 सब्जी लग जाएगी उसमें बढ़िया। कौन सी सब्जी लगा लो, आलू लगा लो, गाजर लगा लो, प्याज लगा लो। प्याज की खेती बढ़िया है, उसका भी हम विचार करेंगे भाई प्याज लगाओगे, आलू लगाओगे या गाजर लगाओगे, बहुत बढ़िया पैदावार है। हमारा पसंद है खेती, सभी खुशी हम। और ये तो पहले तो होया नहीं करता कुछ, सारी नरमा ख़राब होगी। वैसे तो ये टेक्निक आई है तो नई, बहुत बढ़िया हमारे लिए लाभदायक है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਫੈਪਰੋ ਕੁਗਿਆੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੂਰਛਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਫਲ ਉਦਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਮੈਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਪਿਆਜ਼ ਪਕੜਾਏ। तो मेरा एक दोस्त आ गया, वो कह लगा प्याज मैं ले जाना, मैं कहा ले जा। 2 जने तो वही लै गए। तो असी अपने घर रख छड़े, मैं अपने बच्चों को दिखाया कि एडा वड्डा प्याज भी है और उन्होंने दसिया कि है जी इन्होंने तिन्हों ने कोशिश की है कि खेती जी है वो कामयाब होवे, लाभदायक होवे। हुणे हरियाणे के साडे रजिंदर जी ने सारा कुछ दसिया कि किस तरह इत्थों देख के जाके तो किन्ने गुना, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना खेती वधी। ये छोटी चीज़ नहीं है। और अज जो होर लोगों को भी लैके इत्थे आए दिखाने वास्ते, मैं उनका मशकूर भी हाँ और ज़्यादा मशकूर इन्होंने 3 दा वां जिहड़े इत्थे बैठ के बगैर किसी लालच दे, इन्होंने कोई फार्मूला नहीं किया कि साढ़े को सिखो तो 2 लाख रुपया दे जाओ, 4 लाख रुपया दे जाओ या यह चीज़ है नहीं। ये कहते हैं मैं सिखाना है, चलो तुसी। तो इन्होंने प्रेरित किया, असी अपनी अज टीम लैके आए हाँ। अज जी ये चीज़ है, अगर साड़ी आमदन वध जाए तो शायद कुछ बच्चे इत्थे रुकण नूं तैयार हो जाण। ਅਗਾਂਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 8 ਅਗਸਤ ਫੈਪਰੋ ਕੁਗਿਆਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 2 ਅਗਸਤ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕਾਂ ਫਗਵਾੜਾ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਕੋਟਕੀ ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਪਿੰਡ ਬੜੌਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਹਰਿਆਣਾ। 8 ਨਵੰਬਰ ਪਿੰਡ ਪੱਕੀ ਮਟਾਂਬਲੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਬੰਗਾ ਰੋਡ। 22 ਨਵੰਬਰ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਗਵਾੜਾ। 13 ਦਸੰਬਰ
ਪਿੰਡ ਦੁਸੈਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਹਰਿਆਣਾ। 6 ਫਰਵਰੀ ਪਿੰਡ ਖਰਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖੁੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੇ।